चलो जी बच्चों, अभी हम लोग एनपीओ अपना कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। तो लास्ट टाइम मैंने आपको काफी बढ़िया चीजें सिखाई थी, जैसे कि आप सब बच्चों को मैंने बताया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। उसके अलावा मैंने आपको समझाया था रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन क्या है, करंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है। तो ये मैंने एक फाउंडेशन आपका बनाकर भेज दिया था लास्ट क्लास में, और ऐसा मानते हुए कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। बट फिर भी मेरी आदत है, मैं हमेशा जब भी कभी नेक्स्ट क्लास लेता हूं तो हमेशा पहले का रिवाइज कराता हूं। तो आप सभी बच्चे ढंग से समझेंगे, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक बन रही वीडियो? चलो जी, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, कैश बेसिस पर बनता है। ये ऑल ईयर की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। इससे बस मतलब इस चीज से है कि मेरे को पैसा मिला या फिर नहीं मिला, इसमें खाली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड होती है। समझ आ रहा है सब बच्चों को? एंड ये बच्चों रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करता है, एज वेल एज कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट इज रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, व्हाट इज कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो साल में बार बार रिपीट होती है, जो बार बार इनकर्ड हो रही है। यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस भी आ जाता है और इनकम भी आ जाती है, लाइक रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट। ये सारे हमारे कौन से एक्सपेंडिचर, ये कौन से ट्रांजैक्शन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोगों से मुझे फीस मिल रही है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? रिवेन्यू रिसीप्ट। उसी तरीके से जब हम एनपीओ में काम करते हैं तो एनपीओ में हमें एक रेगुलर बेसिस पर एक अमाउंट हमें मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज सब्सक्रिप्शन। What is subscription? It is the amount payable by the members of NPO to continue their membership. सर आप स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं कोई मेन टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। जब मेरा मेन टॉपिक आएगा तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। जब हम कैपिटल नेचर की बात करते हैं तो कैपिटल नेचर लाइक बिल्डिंग परचेज करना, मशीनरी लेना, लोन की रीपेमेंट करना, तो ये ट्रांजेक्शन्स हमारी कौन सी होती है? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जी सर। तो बच्चों रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बस आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अगर पैसा आएगा तो इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, एंड पैसा अगर गया तो इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ऑल ईयर का मतलब यहाँ पर करंट ईयर की भी ट्रांजेक्शन आएगी, प्रीवियस ईयर की भी आएगी, नेक्स्ट ईयर की भी आएगी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पैसा पिछले साल का मिल रहा है या हम पेमेंट अगले साल के लिए कर रहे हैं। बस हमें मतलब खाली इस चीज से है कि हमें पैसा मिल रहा है या फिर हमारी जेब से पैसा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो बच्चों बड़ा इजी होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको नोट्स भी बनवाए थे, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हो। और रिसीप्ट्स पेमेंट होनी चाहिए, यस ये कंडीशन है हमारी कि रिसीप्ट्स या पेमेंट होनी चाहिए इन करंट ईयर में। रिवेन्यू नेचर एज वेल एज करंट और कैपिटल नेचर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना? ओपनिंग कैश या फिर बैंक, या फिर क्लोजिंग कैश या फिर बैंक का बैलेंस निकालना। ओके सर। जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो आप सभी बच्चों को समझ लेना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आपके एग्जाम में आता है। कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चों को पता हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स है कि सर इट इज प्रिपेयर्ड ऑन करंट ईयर बेसिस। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज ध्यान होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए कि सर जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर बेसिस पर ही बनेगा। और मैं आप सभी बच्चों को कह रहा हूं भाई, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि एनपीओ का होमवर्क साथ साथ कर लेना, वरना हैप्पी बर्थडे मनेगा आप लोगों का। बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, क्वेश्चन होएगा नहीं, आंखों से आंसू निकलेंगे, रोना आ जाएगा बच्चों, बता रहा हूं। छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक ये चैप्टर होता है, एक चैप्टर होता था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो बच्चों की हालत खराब करता है था, और एक चैप्टर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं क्लास 12th में जिनमें आपको दिक्कत हो जाती है। आज के टाइम आरओडी तो ना के बराबर बचा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है उसमें भी दिक्कत हो रही होगी बच्चों को, डीआरआर की बातें नहीं समझ है। और एनपीओ तो बच्चों बहुत ट्रिकी रहता है, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरा खुद 10 नंबर का था तो 10 में से मेरे को 6 या 7 मिले होंगे। मेरा खुद क्वेश्चन गलत हो गया था जब मैं क्लास 12th में था। तो काफी सारे क्वेश्चन से आपको ऐसा लगता है, आप इशू ऑफ डिबेंचर उठा के देखना, इशू ऑफ डिबेंचर में ही अगर स्कैनर मिला दें 120 क्वेश्चन हैं, 44 तो इलस्ट्रेशन हैं, 44 के आसपास, और जबकि इशू ऑफ डिबेंचर है ही क्या बच्चों बताओ। समझ में आ रहा है तो पढ़ लेना साथ साथ, वरना तो भैया तुम्हारी लाइफ है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर बेसिस पर बनता है, करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है पैसा आया है या नहीं आया, पैसा मिला है या नहीं मिला, इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस पैसा बनना चाहिए। लाइक मैंने आपको पढ़ा दिया तो मुझे आपसे फीस लेनी है, इट शैल बी रिकॉर्डेड। लाइक मैंने मेरे मेंबर्स हो आप लोग, तो आपने पैसा नहीं दिया बट वो मेरा सब्सक्रिप्शन बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब भी पीरियड वाइज हम बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी सर। तो करंट ईयर, एक्रूअल बेसिस और रिवेन्यू नेचर। सर एक ये बात और ध्यान रखना, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली। ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है ओनली ऑफ रिवेन्यू नेचर। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज रेवेन्यू नेचर, वो मैं आपको समझा चुका हूं। आपको गिवन होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें से रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को उठाना है और कहां डाल देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू नेचर के साथ साथ उसमें करंट ईयर के लेकर आने हैं खाली, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो तीनों साल के आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप सब बच्चों को समझ आ रही होगी बात जी सर। सर इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस वही है कि जो रिवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाना, इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना, जो भी रिवेन्यू नेचर है। बट अल्टीमेट पर्पस होता है टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना बच्चों बताओ, करंट ईयर का सरप्लस या फिर डेफिसिट, करंट ईयर का सरप्लस या फिर डेफिसिट। ठीक है बच्चों। अच्छा बताइए सरप्लस कब निकलता है, कैसे निकलता है सरप्लस? हाँ जी पायल जी बताइए बेटा, कैसे पता चलता है कि हमें सरप्लस है, बोलो। जब हमारे इनकम ज्यादा होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब हमारी इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, यानी कि मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, तो वो सरप्लस। इसीलिए बच्चों आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सरप्लस का दूसरा नाम भी होता है। बताओ सारे बच्चे क्या नाम है सरप्लस का दूसरा नाम? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई जी सर। एंड सर कई बार हमें डेफिसिट भी हो जाता है, तो बच्चों डेफिसिट होता है लॉस, लेकिन हम यहाँ पर सरप्लस होता है प्रॉफिट। बट बच्चों मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनपीओ का मतलब समझाया गया था वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को सर्विसेज देना है रीजनेबल प्राइसेस पर। समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूँ मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, तो ये वही वाली बात हो गई कि बच्चों सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और मैं क्लास में आ रहा हूँ हाथ में मेरे सिगरेट है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो मतलब बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो सिंपल सा है कि एनपीओ का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो और फिर कह रहे हो इतना प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं होता, बट उस प्रॉफिट का नामकरण चेंज कर दिया। उस प्रॉफिट का क्या नाम रख दिया बताओ सारे बच्चे? प्रॉफिट का क्या नाम रख दिया है? सरप्लस। समझ में आ रहा है? जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो कि भाई साहब पहले हुक्का चलता था, पुराने जमाने में लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वो हुक्का तो हमें लगता था बेकार है, इसमें तंबाकू ये सब चीजें रहती हैं, हेल्थ के लिए वो है। लेकिन आजकल देखो आप ट्रेंड है भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग फ्लेवर्स और पता नहीं क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब स्वैग है अपना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वही है कि उसका थोड़ा क्या कर दिया, रूप चेंज कर दिया। पहले हाँ मॉडर्न, पहले एक ही चीज थी, मतलब पहले एक ही टाइप का था, अब अलग अलग फ्लेवर्स आ चुके हैं। तो होगा प्रॉफिट ही, बट प्रॉफिट का नाम चेंज कर दिया है। और क्या नाम रख दिया है प्रॉफिट का बताओ सारे बच्चे? आगे जी बात समझ बोलो। और डेफिसिट का अदर नेम क्या है? व्हाट इज डेफिसिट? जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से, दैट इज डेफिसिट। चलो जी सर, ये बात सारी हमें क्लियर हो गई है। जब आपको एनपीओ में मैंने बैलेंस शीट समझा, बातें नहीं करनी भाई, बातें नहीं, बाहर चले जाओ, बातें करने दो। बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट हमारे पास दो तरीके की बैलेंस शीट होती है एनपीओ में। एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सर ये क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या चक्कर है? अरे भाई क्लोजिंग ओपनिंग का कोई चक्कर नहीं है, बड़ा बच्चों वाला खेल है। जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है, यानी कि आप मान लीजिए आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर 2020 को, तो जब अगर आप इस डेट पर अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो ये डाटा बन जाएगा आपका क्लोजिंग। और इसके साल के स्टार्टिंग में मान लीजिए 1 जनवरी 20 भी बोल सकते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं 31 दिसंबर 19। अरे बोलो यार। यस सर। जो पिछले साल का क्लोजिंग था दैट विल बिकम द ओपनिंग ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर अगर आप इस डेटा से अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो
तो दैट विल बी टर्म्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट। समझ में आ गया नहीं आ गया? बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। समझ में आया? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम किस लिए बनाते हैं? टू फाइंड आउट दी कैपिटल फंड। किस लिए बनाते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट? बताओ सारे बच्चे, क्या निकालने के लिए? कैपिटल। एनपीओ में कैपिटल नहीं होती है क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करती है किसी एक बंदे ने लगाया, किसी पर्सन ने लगाया है, बट कैपिटल फंड रिप्रेजेंट की ये सभी लोगों का क्या है? कंट्रीब्यूशन है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। समझ आ गया बच्चों? तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हम काफी सारी चीजें इन्हीं से डिस्कस करेंगे, बट दीज आर दी फाउंडेशंस बच्चों। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड प्लीज आप ये मत सोचो मैं बार बार आपको रिवेन्यू, नेचर, करंट ईयर सब चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ये 3 ईयर समझाए? यस, करंट ईयर जिस साल की हमें किताबें बनानी होती है दैट इज माय करंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर से पहले का ईयर है वो प्रीवियस ईयर, और जो करंट ईयर के बाद का जो ईयर है दैट इज नेक्स्ट ईयर। समझ में आ गया? जी सर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे के लिए अब हम सिंपल सा एक टॉपिक करने जा रहे हैं। सर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस नहीं करा रहे हम लोगों को? फटाफट बताओ सर, आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस नहीं करा रहे क्या?